हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस ऑफ क्लास 8 क्यूरियोसिटी। जो क्लास 8 की साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हम करेंगे आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं एज यूजुअल, है ना। प्रोब एंड फॉन्डर आपको जांच पड़ताल करनी होती है। ओके, तो चलिए पहले ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का। ओके, फर्स्ट है, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अपहिल दैन ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। अब जब आप फ्लैट ग्राउंड पे बाइसिकल चलाते हैं तो इजीली आप चला सकते हैं, बट जब आप ऊपर जैसे चढ़ाई करनी होती है ना, उस तरह से रोड होते हैं कि ऊपर की तरफ जाना होता है, तो उसमें पैडल्स को ज़्यादा ज़ोर से आपको चलाना पड़ता है ना। सो वाई, ऐसा क्यों है। देन सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ इट ईजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। जब बारिश के दिनों में आप साइकिल चलाते हैं, है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि सरफेस वेट होता है, गीला होता है, सारा रोड रास्ते गीले होते हैं, तो साइकिल इजीली स्लिप हो जाती है ना। सो वाई इट इज़ हैपन, ऐसा क्यों होता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग just after our swing reaches its highest point and begins to come down। जब आप कभी झूला झूले होंगे, है ना, तो अब नेक्स्ट टाइम जब झूला झूलो ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप झूला झूलते हो और हाईएस्ट मतलब पिक पे, ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, तो और फिर वहाँ से आप नीचे आते हो, तो आपको कैसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे हम फ्लोट कर रहे हैं। अगर आपने झूला है पहले भी और ऑब्जर्व किया है तो आपको पता होगा कि ऐसा फील होता है दैट वी आर फ्लोटिंग, है ना। सो वाई दिस इज हैपन, क्या रीज़न है इसका, कभी आपने सोचा है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब आपको बनाने हैं। आगे जो क्वेश्चंस का ये ब्लैंक है ना, इसमें आपके मन में क्या क्वेश्चन आता है फोर्सेस से रिलेटेड, है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े, इनका आंसर आपको चैप्टर पढ़ने के दौरान बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। इट वॉज अ विंडी डे। कैसा दिन था, विंडी, यानी जैसे बादल और हवा चलती रहती है, बादल हो आकाश में, इस तरह से। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। सोनाली और रागिनी दोनों एक्साइटेड थे साइकिलिंग के लिए। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगिन। उनकी समर वेकेशन बस शुरू ही हुई थी। एंड दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज। और वो अपने विलेज के आसपास जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था उसको एक्सप्लोर करना चाहती थी, है ना, मतलब देखना चाहती थी कि कैसा है, क्या है ना। देन आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर्स, और फिर उन्होंने अपने बाइसिकल टायर्स में एयर पंप किया, यानी हवा भरी। दे सेट ऑफ, वे रेडी थी जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। एज दे रोड थ्रू द विलेज द विंड रशेस पास्ट देम। और जब वो विलेज से जाने लगे आगे की तरफ, तो हवा चलने लगी। ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड, यानी जब तेज हवा चल रही होगी, है ना, तेज हवा चल रही थी, तभी तो वो बाइसिकल उनको बैठे थे तो उनको पुश कर रही थी हवा, है ना। रागिनी कहती है ना मुस्कुराते हुए कि जो विंड है वो मुझे पुश कर रही है ना। सोनाली रिप्लाइड, अब सोनाली क्या कहती है, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। हम विंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं, मतलब हवा मान लो ईस्ट की तरफ से आ रही है और ये लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अगेंस्ट हो गए ना। सो इनको क्या कर रही थी, हवा पीछे की ओर धकेल रही थी, तो इनको साइकिल चलाने में और ज़्यादा पैडल को ज़ोर से उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, है ना। सो देखो, वी मस्ट पुश आवर पैडल्स हार्डर टू मूव फास्टर। मतलब ये क्या कहती है कि हमें अपने जो पैडल्स हैं इनको और ज़ोर से पुश करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी जा सकें। द राइड टुक दैम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप। और उनकी राइड फिर हिल टॉप की तरफ चली गई, जो एक लंबा रास्ता था। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ वर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल। कुछ जो रोड का पार्ट था ना वो रफ था, तो वहाँ पे वेयर
जहाँ पे वो मतलब चलाना, उनको साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब रास्ता खुरदला हो तो फिर साइकिल चलाना इजी नहीं होता है ना। वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूदर, और जहाँ पे रोड स्मूथ होता है वहाँ पे आप इजीली फास्टली साइकिल चला सकते हो, है ना। When they reached the top and were enjoying the view, और जब वो टॉप पे पहुँच के व्यू इंजॉय कर रहे थे, ऊपर से जाके और सारा जब उन्होंने व्यू देखा तो वो इंजॉय कर रहे थे। They heard thunder and saw flashes of lightning at a distance, फिर कुछ दूरी पर उन्हें क्या दिखाई दी, जब बिजली चमकती है तो कैसे लाइटिंग होती है वो दिखाई दी, है ना। बिजली चमकने की आवाज़ सुनी और वो लाइटिंग देखी उन्होंने, ठीक है। Even though it looked beautiful, हाँ वो सुंदर तो लग रहा था आकाश देखने में उनको। दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमिडिएटली, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जल्दी से वापस जाना है। ऑन द वे बैक, वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप, दे प्रेस्ड देयर बाइसिकल बेल्स एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन। अब क्योंकि वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें क्या मिला, शिप ऑफ हर्ड ऑफ शिप मीन्स जो भेड़ों का झुंड होता है वो मिला, और फिर उनको अपनी बेल्स को प्रेस करना पड़ा बजाने के लिए, हॉर्न है ना, बेल्स बजाने के लिए, एंड टर्न द हैंडल्स, और अपने हैंडल को टर्न करना पड़ा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे आप ये चीज़ें नोटिस करना कि बेल बजाने के लिए क्या किया, पुश किया, है ना, और साइकिल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, साइकिल को थोड़ा इधर घुमा रहे हैं, है ना, उसमें भी इनको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, फिर जब वो नीचे हिल की जो स्लोप होती है वहाँ पर आ गए, दे रियलाइज देयर बाइसिकल वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग। अब देखो ढलान जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा लगती है मेहनत साइकिल चलाने में, लेकिन जब उसी ढलान से आप नीचे की तरफ आते हो तो क्या होता है, बिना पैडल मारे, और आप थोड़ा बहुत पैडल मारोगे ना तो भी आपकी साइकिल जो है वो स्पीडली नीचे आएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, है ना। सोनाली येल्ड, इट्स थ्रिलिंग, इट seems समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल, व्हाट कुड इट बी। कह रही है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें ऊपर से कोई नीचे की ओर पुश कर रहा है, खींच रहा है। ओके, देन व्हाट, ये कहती है कि ये क्या हो सकता है। सो ये क्या हो सकता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्स, है ना, व्हाट इज अ फोर्स। अब फोर्स क्या है, हमने देखा कि उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, बट व्हाट इज फोर्स। लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुल एंड पुश। अब आपको पुल एंड पुश एक्सपीरियंस करके यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से ये काम होता है। देखो, लेट अस एक्सप्लोर है एक्टिविटी फर्स्ट 5.1। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, ठीक है। ट्राई मूविंग द बॉक्स इन अ मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ, और उस बॉक्स को, ये बॉक्स मान लो यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो इस बॉक्स को मूव करना है जितने भी तरीके से आप मूव कर सको। जैसे इसको ये पुश कर रहा है, ये पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, एंड देन ही इज लिफ्टिंग, है ना, लिफ्ट अपने उठा रहा है इस बॉक्स को, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, है ना, इधर उधर। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे दैन शोन इन फिगर 5.1। क्या आप किसी और तरीके से इस कार्डबोर्ड को मूव कर सकते हैं। In all ways that you might have used to move the box, you had to apply a push or pull to the box. चाहे आप कैसे भी इस बॉक्स को मूव कर लो, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पुश या पुल। या तो आप उसको धक्का दोगे, या तो आप उसको खींचोगे, या तो आप उसको उठाओगे, है ना। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। और जब ये जो पुश और पुल अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो इसी को क्या कहते हैं, साइंस में फोर्स कहते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन अ फोर्स डू टू दी बॉडीज, यानी उन बॉडीज के साथ फोर्स क्या कर सकता है जिन पर हम इनको फोर्स को अप्लाई करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ्स ऑल द टाइम। हम अपनी डेली लाइफ में पूरे टाइम पुश और पुल एक्सपीरियंस करते ही है ना, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, और अक्सर हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम पुश और पुल यूज कर रहे हैं, है ना। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एनालाइज देम। तो कुछ एक्सपीरियंसेस को हम क्या करते हैं, याद करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। ओके, देन एक्टिविटी 5.2, लेट अस एनालाइज। ओके, think of situations where a force is applied and list them in 5.1.
टेबल में जो ये दिया हुआ है टेबल, इसमें आपको सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहाँ पे आप पुल और पुश अप्लाई करते हैं और उनको लिस्ट करना है, ठीक है। देन आगे है एनालाइज ईच सिचुएशन, राइट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। और हर सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है और फिर से क्या इफेक्ट हो रहा है फोर्स का वो भी लिखना है, ठीक है। फोर्स में क्या इफेक्ट हो रहा है फोर्स लगाने के बाद। सम सिचुएशन एंड देयर इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड टू यू। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है ना। अब देखो जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे देखो फर्स्ट तो पहले सीरियल नंबर है, देन एक्शन, क्या एक्शन आप कर रहे हैं जिसमें पुल और पुश यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट है पुल और पुश में से क्या यूज किया आपने उस एक्शन को करने के लिए, एंड देन है इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। सो फर्स्ट है योर फ्रेंड होल्डिंग पुल योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपका फ्रेंड आपको रोकने के लिए पीछे से साइकिल खींच रहा है ना। सो व्हाट ही इज डूइंग पुल, ओके, वो पुल कर रहा है ना, खींच रहा है ना साइकिल को। सो इससे इफेक्ट क्या होगा, स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। अगर वो खींचेगा पीछे से तो साइकिल की या तो स्पीड कम हो जाएगी या तो वो रुक जाएगी, है ना। देन सेकेंड है हिटिंग ऑफ मूविंग बॉल पुश विद अ बैट, यानी कि एक बॉल को हिट करना। जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो कोई बॉलिंग करता है तो आप क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, है ना। सो इसमें आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बॉल को पुश कर रहे हैं ना, आपने बॉल को खींचा नहीं है, यू आर पुशिंग इट, ओके। देन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल, और इससे क्या हो रहा है, बॉल आपकी तरफ आ रही थी, आपने पुश किया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। देन थर्ड पार्ट है प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, एक बलून फूला हुआ है, ठीक है, और फिर उसको आप प्रेस कर रहे हैं। तो प्रेस करने के लिए आपको कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, पुल या पुश? ऑफ कोर्स पुश, आप पुश कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, है ना। सो इससे क्या इफेक्ट होगा, चेंज इन शेप ऑफ द बलून, बलून के शेप में चेंज होगा, है ना। आप पुश करेंगे तो पहले बलून गोल सा है, फिर आप पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा पुश हो जाएगा और चपटा सा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि डेली यूजेस में हम गेट ओपन करते हैं, है ना। तो गेट ओपन करने के लिए हमें पुल करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, गेट खुल जाता है, इफेक्ट, है ना। एंड देन आप क्या करते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, है ना, तो स्कूल जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं, तो आप अपने बैग को क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये लिफ्ट का एग्जाम्पल हो गया, है ना। एंड देन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विंडो खोलते हैं, है ना, विंडो खोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, विंडो को पुल कर रहे हैं, है ना, और जिससे विंडो खुल जा रही है, ओके। अब देखो आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स, तो इन एग्जाम्पल से आपका क्या कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकला। डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, क्या एक फोर्स ही कारण है किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का। कैन इट चेंज स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और क्या फोर्स वस्तु की स्पीड और उसकी डायरेक्शन, यानी जो उसका मोशन है, मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन वो भी चेंज कर सकता है। एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी वस्तु की शेप में भी चेंज कर सकता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे देखो ड्रॉअर खोलने के लिए हमने पुश किया, अब ये इलास्टिक की रबड़ है प्लास्टिक की, तो इसको खींच रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बॉल को रोक रहे हैं क्योंकि बॉल जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉल को अपनी तरफ ले रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। सो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगी एक्टिविटी जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और पुश और पुल का यूज़ करते हैं, यानी फोर्स का यूज़ करते हैं, ओके। In everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer, stretching a rubber, fielding, stopping ball, kicking a football. Yes, ball को भी football को kick करना हो तो applying brakes, जब brake apply करना हो तो हमें push करना पड़ता है ना, bicycle को brake लगाना हो तो, rolling a चपाती, जब हम रोटी बेलते हैं तब, turning the steering handle, जब गाड़ी चलाते हैं तो steering handle को turn करने के लिए, है ना, जैसे या ऑटो रिक्शा या किसी के भी जो स्टीयरिंग हैंडल है उसको हम मूव करते हैं। व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव एन ऑब्जेक्ट, तो जब किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है ना। हमने अभी देखा उसका कितना ये सब चेंज हो सकता है ना, स्पीड है, डायरेक्शन है एंड शेप ऑल्सो, ओके। The force applied on an object
में जब किसी वस्तु पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या हो सकता है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो मूव हो सकती है अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो, है ना। जैसे हमने वो कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल अभी देखा था, कार्डबोर्ड तो क्या है, रेस्ट पे है, मतलब वो खड़ा है, सिंपल उसको रखा हुआ है, तो है ना, आप उसको पुश करोगे तो वो मोशन में आ जाएगा, है ना, मूव हो जाएगा। ओके, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इफ इट इज मूविंग, और अगर कोई वस्तु मूव हो रही है और आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो हो सकता है ना उसकी स्पीड चेंज हो जाए, है ना। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे बॉल का एग्जाम्पल हमने देखा था, बॉल को अगर आप बैटिंग कर रहे हो और बॉल को आप हिट करो तो पुश करो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑन ऑब्जेक्ट, क्या देखा हमने, बलून को जब प्रेस किया तो उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है ना। एंड जब हम रोटी भी बेलते हैं तो रोटी पहले क्या होता है, वो पेड़े जैसा फॉर्म में होता है, फिर प्रेस करते हैं उसको तो वो क्या होता है, वो भी चपटा हो जाता है, गोल हो जाती है रोटी, है ना। कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, यानी ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डज दिस मीन दैट whenever there is a change in speed or direction, तो ये क्वेश्चन है इसके माइंड में, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होता है और इन शेप ऑल्सो, जब शेप में भी चेंज होता है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया है ना, उस पर फोर्स काम कर रहा है तभी उसमें ये चेंजेस हो रहे हैं। सो ये आंसर कर रही है यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। यस, ये तो है ही रीजन, है ना, क्योंकि विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स, हम बिना फोर्स लगाए उस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते, है ना। ये जो हमने अभी चेंजेस देखे, हम अगर फोर्स लगाएंगे तभी उसको मूव कर पाएंगे, है ना। अब आगे है अ स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आपको सपोज करना है कि एक वस्तु है जो रेस्ट पर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पर है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अदर, इसका मतलब ये है कि उस पर फोर्स तो काम कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स काम कर रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। खैर इस चीज़ के बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं 5.3, आर फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, क्या जो फोर्स है वो दो और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं, व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम टेबल पुश करते हैं तो हमारा हाथ एक ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टेबल हुआ, है ना। सो ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो हेयर वी से योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, प्रोसेस हो रहा है इनका। थिंक ऑफ ऑल द एक्शन लिस्टेड इन टेबल 5.1, हमने जो अभी सारे एक्शंस देखे थे 5.1, वो सारे एक्शंस एक बार आप सोचो अपने माइंड में। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे हम बाइसिकल की बात करें, चाहे हम बैट बॉल की बात करें, चाहे हम बलून की बात करें, है ना। सो उसमें ऑब्जेक्ट्स थे ना, इंक्लूड थे ऑब्जेक्ट्स, है ना। सो do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or other, तो हमने ये नोटिस किया कि जब दो ऑब्जेक्ट, कम से कम दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी क्या होता है, ये फोर्स मतलब अप्लाई होता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट, हम इस एग्जाम्पल से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, यानी फोर्स को एक्शन में लाने के लिए कम से कम कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दोनों को इंटरेक्ट होना चाहिए। ओके, अब देखो आगे है, अ फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, एक फोर्स क्या है, पुश और पुल है किसी ऑब्जेक्ट के साथ और इसी का रिजल्ट क्या है कि जब इनका इंटरेक्शन होता है ना दो वस्तुओं का, ठीक है,
तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट मीन्स। अब देखो फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके। सो आपको ये याद रखना है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट आप लिखोगे न्यूटन, और जब आपसे इसका सिंबल पूछा जाए तो इसका सिंबल आप लिखोगे एन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अ स्टेप फर्दर, अ स्टेप फर्दर में क्या है, व्हेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू। जब हम टेबल को पुश करते हैं तो क्या आपने कभी अपने हैंड्स में फोर्स ऑब्जर्व किया है? यस ऑफ कोर्स, है ना। दिस मोमेंट, द मोमेंट यू स्टॉप्ड पुशिंग, और जैसे ही आप पुश करना स्टॉप कर दो, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर, और जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे तो हमारे हैंड में जो फोर्स है वो तो गायब ही हो जाएगा, है ना। व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, जब टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम अदर। सो दोनों ऑब्जेक्ट एक फोर्स का अनुभव करते हैं एक दूसरे से। एज सुन एज द इंटरेक्शन सीजेस, और जैसे जैसे इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता है, द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्स। यहाँ पे बढ़ता है नहीं है, ये सीजेस यानी रुकता है, यानी जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन उनका स्टॉप हो जाता है तो क्या होते हैं, उनमें फोर्स जो है वो हमें फील नहीं होता है। मतलब कि जब टेबल को पुश कर रहे हो तभी फोर्स हमें फील होगा, है ना। लेकिन जब आप अपना हाथ नीचे कर लो, फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो, तो क्या होगा, हमें वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में, ठीक है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। डेफिनेशन अभी आपको इसमें मिल जाएगी, उसको आपको याद रखना है, और आपके एग्जाम में हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन आ जाए, ओके। इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। हमने देखा बहुत सारे सिचुएशन में फोर्स अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी होता है ना, बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और हमारी बॉडी दोनों कांटेक्ट हो रही है ना। बहुत सारी सिचुएशन में देखा। दिस कांटेक्ट कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग योर हैंड और द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। हम अपना हैंड यूज कर रहे हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए, है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट उसमें क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना। सच इज यूजिंग अ स्टिक और रोप, या आप रोप को खींचो या स्टिप को पकड़ो तो क्या हो रहा है, स्टिप्स तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी कांटेक्ट हो रही है। सो यही है कांटेक्ट फोर्सेस। देखो फोर्सेस ऑफ दिस टाइप which act only when there is physical contact between the objects are called contact forces। यानी किसी भी टाइप का फिजिकल कांटेक्ट जब होता है ना, फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कांटेक्ट, जहां पे फिजिकल कांटेक्ट होता है फोर्स का, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब ये कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स एग्जाम्पल है एक कांटेक्ट फोर्स का, जो हमने अभी पढ़ा। हमारी बॉडी जब किसी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करती है तो फोर्स अप्लाई होता है ना। सो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। देन कांटेक्ट फोर्स एक एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स का। मस्कुलर फोर्स कैसे? देखो, जब भी हम परफॉर्म करते हैं फिजिकल एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन। सो जो एक्शन हो रहा है उसका कॉज क्या है? फोर्स है ऑफ मसल्स, यानी मसल्स के कारण ही ये एक्शन हो रहा है ना, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। देखो द फोर्स, ये डेफिनेशन आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स के एक्शन के कारण जो फोर्स रिजल्ट यानी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। देन आगे है मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड elongate while doing any activity। मस्कुलर फोर्स कैसे अप्लाई होता है? जब हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, या तो वो फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, ओके, कोई एक्टिविटी करने के दौरान। देन अब देखो आगे, एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स आर
इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्सेस फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे ये इंसेक्ट है ना, स्नैक, ये क्या कर रहा है, चलने के लिए अपनी बॉडी का ही यूज़ कर रहा है ना, मसल्स का यूज़ कर रहा है, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, चाहे वो फिश हो, है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। जैसे ये बच्चा मूव हो रहा है, हम चल रहे हैं, तो अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। इसको फ्लाइट, जो बर्ड है ये फ्लाई करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, मसल्स, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है ह्यूमन यूज्ड द मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो ह्यूमंस हैं, यानी जो हम इंसान हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि अब देखो हॉर्स का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे जाने के लिए, सवारी को लेके जाने के लिए। देन ये देखो बैलों का यूज़ किया जा रहा है खेतों में जो जुताई होती है उसके लिए। ओके, अब इसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं। ओके, एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है कभी, मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू। हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे काम होते हैं ना, उसमें भी मस्कुलर फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस फोर्स हेल्प अस च्यू फूड, चाहे हम अपना भोजन चबा रहे हो, है ना, पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी हम उसको फिर फूड को अंदर पुश कर रहे हैं ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस हो वो हो सके। द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट, यानी जो हमारा हार्ट है जब वो पंप करता है तो क्या होता है, कभी वो सिकुड़ता है, कभी वो फैलता है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स अलाउ द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से जो मसल्स है वो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। अ प्रोसेस इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना, हार्ट का पंप करना। सो इस सब में क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रिक्शन, नया टॉपिक है फ्रिक्शन, है ना। चलिए देखते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। जब एक बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे, आप एक बॉल ग्राउंड पे फेंको तो क्या होगा, थोड़ी देर लुढ़क लुढ़क के आगे जाएगा, है ना, रोल करेगा, फिर कुछ देर बाद क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाइसिकल ऑन अ फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। और अगर आप फ्लैट रोड पे अपनी बाइसिकल को पैडलिंग करना स्टॉप कर दो तो थोड़ी देर में वो स्लो हो जाएगी बाइसिकल और फिर रुक भी जाएगी, है ना। इफ़ द रोड इज़ रफ, अगर रोड रफ है, इट स्टॉप सोनर देन ऑन अ स्मूथर रोड, तो वो और ज़्यादा जल्दी रुक जाएगी, है ना, क्योंकि स्मूथ रोड पे तो थोड़ा उसको चलने में ईजी रहता है ना साइकिल को, और रफ रोड हो तो वो और जल्दी रुक जाएगी। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंस, तो आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। व्हाट कोज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशंस, तो ऐसी जो ये सिचुएशन है इसमें, जैसे बॉल का खुद से रुकना, साइकिल का खुद से रुकना, तो इसमें जो स्पीड में चेंज हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। व्हाट हैव learned earlier that a force is essential to change the speed of an object। हमने अभी पढ़ा कि जो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स ज़रूरी होता है ना, तभी वो स्पीड में चेंज होता है। However, in all this situation, no forces appears to be acting on the objects। यानी हमने देखा कि इन सिचुएशंस में कहीं पे भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। चाहे हम बॉल को फेंक दो, थोड़ी देर वो बॉल लुढ़कती रहेगी, फिर वो अपने आप उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो रुक जाएगी, तो यहाँ पे तो वो कोई फोर्स नहीं हो रहा है ना, हमने बॉल को फेंक दी उसके बाद तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और चाहे वो साइकिल का है, साइकिल चलाना छोड़ दो, मतलब पैडल मारना बंद कर दो, तो फिर आप कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, फिर वो धीरे धीरे साइकिल चलती है, मतलब चलती है, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, देन वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है इन सिचुएशंस में। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा फोर्स ये कैसे काम कर रहा है ना। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कि वो कैसे कुछ देर बाद वो रुक जा रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम फोर्स इज इंडीड एक्टिंग ऑन दैम, तो कोई ना कोई तो फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है ना। सो विच फोर्स इज दैट, तो कौन सा फोर्स है वो, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन,
ठीक है, और हिंदी में यू कैन से घर्षण, जो फोर्स काम कर रहा है उसको यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, एक्टिविटी 5.3, अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट बेस सच एज एन एम्प्टी लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और नोटबुक। फ्लैट बेस का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका कंपास हो गया, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको आप कहते हैं, नोटबुक हो गया, लंच टेक्स्ट बुक हो गई आपकी, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। प्लेस इट ऑन अ टेबल और फ्लोर, फिर आपको उसको फ्लोर पे या टेबल पे रखना है, ठीक है। जेंटली पुश इट एंड ऑब्जर्व, फिर धीरे धीरे उसको पुश करना है, ओके, और फिर ऑब्जर्व करना है। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, मतलब एक बार पुश करके छोड़ दो और फिर आप देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद वो रुक रहा है। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, कि क्या कोई फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो रेस्ट में यानी रुक जा रहा है ऑब्जेक्ट। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में ये पुश करो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। डज इट स्टॉप अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग सम टाइम, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया तो क्या फिर भी वो रुक जाएगा थोड़ी देर चलने के बाद। जैसे कॉपी है, टेबल पे ऐसे थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो तो थोड़ी देर वो सिरकेगी, फिर वो रुक जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये देखो इस तरह से जो इमेज में दिखाया गया आपको। आप टिफ़िन, यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स को पुश किया जा रहा है ना, थोड़ा सा पुश करके फिर इसको छोड़ दो। ओके, सो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, देखो, ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल ऑफ द फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट, यानी इस लंच बॉक्स का जो नीचे का पार्ट है जहाँ से वो टेबल को टच कर रहा है ना, और टेबल, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। ये दोनों कांटेक्ट में है ना, ये लंच बॉक्स और ये जो फ्लोर है ये कांटेक्ट में है और इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी अब ये फोर्स किस तरह से काम कर रहा है, हम टिफ़िन को इधर पुश कर रहे हैं, है ना, तो टिफ़िन क्यों रुकेगा, अगर इसको इस तरफ की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तभी ये टिफ़िन रुकेगा, है ना। सो दिस फोर्स इज what brings the object to stop, और इसी की वजह से ये रुक रहा है ना। The force that comes into play when an object moves on tires to move over another surface is called the force of friction. जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं या टायर्स का, है ना, अनदर सरफेस पे जब वो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या आप सिंपली उसको फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ओके, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है इन अ अपोजिट डायरेक्शन, है ना, जो वस्तु की डायरेक्शन है ना, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, आप उसको जिस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी है ना, बिकॉज दो सरफेस यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, है ना। ये कैसे जो फ्रिक्शन है ये कैसे आ रहा है, क्योंकि दो सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हम ये टिफ़िन को पुश कर रहे हैं तो ये टिफ़िन और ये सरफेस, दो चीज़ें यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है ना। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन कब अराइज होता है, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उसकी वजह से। इवन सरफेस विच अपेयर स्मूथ, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती है ना, अनियमितताएं हिंदी में बोलते हैं, इरेगुलरिटीज मतलब डिफरेंसेस होती है। ओके, व्हेन प्लेसेस इन कॉन्टैक्ट, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब प्लेस कॉन्टैक्ट में होती है, द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस लॉक इनटू ईच अदर एंड अपोज एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर, यानी जब ये दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो क्या होता है, ये जो फोर्स है ये अपोजिट में काम करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ओके, देखो आगे आपको समझ में आएगा। डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अ ग्रेटर इफ द सरफेस आर रफ, तो क्या इसका मतलब या ये है कि जो सरफेस रफ होता है
तो वहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन ज़्यादा काम करता है। यस, जो अगर सरफेस ये देखो इस तरह से खुरदरा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जल्दी स्टॉप हो जाएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ या जो 8th क्लास में बच्चे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी पढ़ सके इजीली। ओके, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का एक रीज़न ये है कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8th की इंग्लिश, मैथ्स, साइंस तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, और आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5.4। लेट अस एक्सप्लोर। ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन, बट दिस टाइम place the same object on different surfaces such as glass, cloth, wood और ceramic tile and sand। यानी जो 5.3 में हमने एक्टिविटी करी थी ना, वो सारी एक्टिविटी आपको दोबारा से करनी है ना। जैसे हमने लंच बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स या नोटबुक कुछ भी लेके उसको फ्लैट सरफेस टेबल या फ्लोर पर उसको मूव किया था, है ना। सो ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है, बट अब आप जैसे हमने टेबल पे मूव किया था ना, तो उसको अलग अलग सरफेस में मूव करना है। जैसे कि इस बार आप ग्लास पे मूव करके देखो, है ना, जो कांच है उस पे मूव करके देखो, क्लॉथ कपड़े पे मूव करके देखो, टिफ़िन बॉक्स लो और ग्लास पर उसको थोड़ा सा पुश करो और देखो कि वो कितनी दूर ट्रैवल करता है और फिर रुकता है। और फिर कपड़े पे ये करके देखो, कपड़े पे कितनी दूर वो ट्रैवल करता है। देन वुड पे, फिर टाइल पे और सैंड पे। टाइल तो और भी ज़्यादा चिकना होता है, तो उस पर आप जब कोई भी जैसे टिफ़िन है उसको जब पुश करोगे तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, है ना, फिर रुकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम यूज़ होगा, है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वहाँ पे कम काम करेगा। हमने अभी देखा कि जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता है ना। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस इन एक्टिविटी 5.3? तो क्या जो ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जैसे वहाँ पे कर रहा था? नहीं, सब अलग अलग जो हमने यूज़ करी है ये चीज़ें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस वो है डिफरेंस हो जाएगा, है ना। डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस? नो, कोई भी सेम डिस्टेंस पे स्टॉप नहीं होगा। ओके, फॉर डिफरेंट सरफेस द ऑब्जेक्ट stops after moving different distance, so we can say that force of friction depends upon the nature of the surface in contact। तो हमने देखा इतनी सारी एक्टिविटी करके कि जो वस्तु है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो रही है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रही है। कहीं पे वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कहीं पे जल्दी वो स्टॉप हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। सो ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस जिसके कॉन्टैक्ट में वो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, कि वो ज़्यादा स्मूथ है, रफ है ना। सो फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेस। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, ये जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है ना। और स्टेप फर्दर, अब देखो यहाँ पे क्या है, डज द फोर्स और फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन सॉलिड सरफेस? क्या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सिर्फ सॉलिड सरफेस पे ही मूव कर रहा है? मतलब सॉलिड सरफेस पे जो कोई ऑब्जेक्ट उस पर मूव कर रहा है, तो क्या सिर्फ सॉलिड सरफेसेस पे ही ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है? यानी ये जो घर्षण बल है ये सिर्फ सॉलिड चीज़ों पे ही काम करता है क्या फ्रिक्शन? व्हाट ऑब्जेक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू लिक्विड एंड गैसेस? यानी जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं या लिक्विड पे या गैस पे, उस पे क्या होता है फिर? जैसे एयर, वाटर और अदर लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू दैम। यानी जैसे पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या गैस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि एरोप्लेन, है ना, हवा में मूव करता है। ओके, और वाटर में ये जो पानी के जहाज होते हैं ये मूव करते हैं, है ना। तो इन पर भी जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये भी इन चीज़ों पे भी काम करता है। ये जो लिक्विड सरफेस लिक्विड है और जो एयर है, गैस सरफेस है, इन पे भी काम करता है। Hence, the objects such as aeroplanes, ship, boats or high-speed trains are designed with specific shapes to reduce the force of friction due to the air or water around them। अब ये जो
ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, बोट्स हैं, या जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन, आजकल आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में, वो इस तरह से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा बोट का शेप भी इस तरह से ही होता है ना। बुलेट ट्रेन का शेप भी इस तरह से ही है। ओके, सो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। जो हवा की वजह से और पानी की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको ये रिड्यूस कर सके, और जो हमारे शिप हैं, ट्रेन्स हैं और जो एयरप्लेन्स हैं, इनकी जो स्पीड है उसमें ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, है ना। इसलिए इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब आगे देखो, इसके माइंड में एक क्वेश्चन आया है, आपके माइंड में भी आना चाहिए। इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद दैम? क्या ये ज़रूरी है कि जब हम एक वस्तु पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु उससे कांटेक्ट में हो? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है ना, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, है ना, कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, दोनों अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तभी वहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। फोर्स अप्लाई करने के लिए दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। बट आगे का जो टॉपिक है ना, उसमें आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी फोर्स मतलब अप्लाई हो रहा है, बिना कांटेक्ट हुए ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, सो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसका जो ये टॉपिक बच गया है, और आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, एंड देन इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे, और फिर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करना कि आपको पढ़ने में कैसा लगा, मतलब वीडियो हेल्पफुल हुई या नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।